जय हिंद। आज हम बायोलॉजी के लेसन 1 का एमसीक्यू करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे कि कितने क्वेश्चन आंसर जो है आने की संभावना है। तो देखिए ये हम सारे क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर वगैरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट के लाए हैं। तो इसमें से ज़्यादातर चांस है क्वेश्चन आने के आपके पेपर में। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें से वृक्क किस तंत्र से संबंधित है। तो वृक्क जिसको किडनी बोलते हैं वो किस तंत्र में आता है बाबू? उत्सर्जन तंत्र में। किस तंत्र में? उत्सर्जन तंत्र में। तो देखिए 3 गो गलती दिया है, पोषण, श्वसन, परिवहन, तीनों गलत है। उत्सर्जन तंत्र में आता है। उत्सर्जन तंत्र क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर फेंक देता है। अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? अपशिष्ट पदार्थ जो खराब पदार्थ होते हैं, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, ये सब जो होता है उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो इसको फेंकने का काम करता है उत्सर्जन तंत्र करता है। और उत्सर्जन तंत्र में वृक्क होता है। वृक्क यानी किडनी होता है, ठीक, जो खून को छानता है। अब देखिए जाइलम का कार्य क्या होता है? जाइलम का कार्य पौधों में क्या था? जल को ले जा रहे थे सब। देखिए ज से जाइलम, ज से जल, तो ज से जाइलम, ज से जल, तो जल को ले जाने वाला जाइलम। अब फ्लोएम क्या कर रहा था बाबू? फ्लोएम जो है भोजन को इधर उधर पहुंचा रहा था। जाइलम जो है, जाइलम उत्तक है, ठीक, तो जाइलम जो है ये क्या कर रहा था? जल को नीचे से पानी को उठा के पेड़ के सिरे पे पहुंचा रहा था, ठीक। भोजन का वहन कौन करता है बाबू? फ्लोएम करता है। ऑक्सीजन का वहन आदान प्रदान कौन करता है? वो जो स्टोमेटा होता है यानी पर्णरंध्र होता है, छिद्र होता है जो पत्तों पे हल्का हल्का, वो करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का ही वही छिद्र ही करता है, ठीक। अब देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या चाहिए हमको? स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या क्या हो रहा था? हमको प्रकाश चाहिए था, इसीलिए इसको क्या बोले थे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोल दिए थे। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था, उसके बाद क्या चाहिए था? जल चाहिए था, पानी। पेड़ क्या करता है? पानी खींचता है। तो देखिए किस किस चीज की जरूरत हो गई? सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। और कुछ बच रहा है का? हाँ, एगो क्लोरोफिल बच रहा है। क्लोरोफिल क्या कर रहा था? सूर्य के प्रकाश को एनर्जी में बदलने का काम कर रहा था। तो देखिए इसमें स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी H2O, केमिस्ट्री में इसका सूत्र H2O होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को एनर्जी में बदलता है। सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। तो सभी ना होगा, कहे से कि सब चीज हमको जरूरी होता है। तो देखिए अब पाइरूवेट के विखंडन से CO2 तथा H2O ऊर्जा का कहाँ बनता है? देखिए पाइरूवेट का विखंडन 2 तरीके से हो रहा था, एक वायवीय श्वसन, एक अवायवीय श्वसन। तो पाइरूवेट का सूत्र क्या होता है? पाइरूवेट का सूत्र मतलब ऐसे समझिए, पाइरूवेट का सूत्र तो CH3 और COCH यही होता है, ठीक। तो ये होता है पाइरूवेट का सूत्र, मतलब कार्बन 2 भागों में टूटता है, ठीक। जो कार्बनिक पदार्थ रहता था, मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट रहता था C6H12O6, वो 2 भागों में टूटता था, 2 पाइरूवेट बनता था। अब पाइरूवेट को तोड़ा जाता था तब ना हमको एनर्जी मिलता था। तो देखिए जब पाइरूवेट को किस में तोड़ा जाता था? कोशिका द्रव्य में। तो क्या हो रहा था? अवायवीय श्वसन, कैसे कि उसमें ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा था। और जब वो टूट रहा था तो या तो बन रहा था लैक्टिक अम्ल और नहीं तो क्या बन रहा था बाबू? लैक्टिक अम्ल नहीं बन रहा था, उसके नहीं तो एथिल एल्कोहल। जब ईस्ट अवायवीय श्वसन करता है तो एथिल एल्कोहल बनता है। और जब मनुष्य के मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन होने लगता है तो क्या बनता है? तब लैक्टिक अम्ल बनता है, जिससे क्रैम्प आ जाता है, मोच आ जाता है। समझ में आ गया? तो अब देखिए पाइरूवेट के विखंडन से CO2 H2O कहाँ बनता है? देखिए ना, इसमें कहीं दिख रहा है लैक्टिक अम्ल चाहे मतलब वो एथिल एल्कोहल? नहीं दिख रहा है। तो ये कहाँ होता है बाबू? माइटोकॉन्ड्रियम। कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रियम। कैसे कि ये वायवीय श्वसन है। कहाँ वायवीय श्वसन है? कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, जल निकला है। समझ में आया? तो इसलिए क्या है? वायवीय श्वसन है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड निकला है इसलिए वायवीय श्वसन है। कोशिका द्रव्य में काहे नहीं होगा? काहे से कि वायवीय श्वसन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ठीक। तो ये कोशिका द्रव्य गलत है। हरित लवक में नहीं होता है, ठीक। केंद्रक हरित लवक किसको बोलते हैं? हरित लवक क्लोरोप्लास्ट इंग्लिश में बोलते हैं। केंद्रक में नहीं होता है, ठीक। अब देखिए धातु का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? धातु का क्षय जानते हैं कब प्रारंभ हो जाता है? जब मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है। pH क्या होता है? देखिए जब किसी चीज का pH 7 से कम होता है तो उसे अम्लीय कहते हैं।
अम्लीय का मतलब खट्टा, क्या होता है अम्लीय का मतलब बाबू खट्टा होता है। और जब 7 से अधिक होता है तब क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं। ठीक, तो देखिए 7 जब होता है तो न्यूट्रल, तो 7 से कम अम्लीय यानी खट्टा होगा, 7 से ऊपर होगा तो क्षारीय यानी कड़वा होगा, 7 होगा यानी न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल क्या है, पानी है। ठीक, तो पानी और नमक न्यूट्रल है, न्यूट्रल नमक भी है। ठीक, तो देखिए अम्ल में क्या क्या आ सकता है, अम्ल में आ सकता है नींबू, क्षार में चूना आ सकता है, जामुन आ सकता है, ये सब आ सकता है। और न्यूट्रल में क्या क्या आ सकता है, पानी आ सकता है। ठीक, तो ये देखिए बोल रहा है दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है, जब मुंह में अम्लीयता बढ़ जाती है, अम्लीयता खट्टापन बढ़ जाए। तो जानते हैं अम्ल कुछ चीज को खदड़ देता है, कुछ चीज को पाएगा खदड़ देगा। तो जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तब क्या होता है, मुंह में जो मतलब दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। कहते हैं ना खोड़ीला हो गई लो, खोड़ीला कैसे होता है, इसी की वजह से होता है, पीएच कम होने की वजह से। अब अंतर श्वसन में वायु प्रवाह का मार्ग बताना है, मतलब कि अंतर श्वसन जब सांस हम खींचते हैं तो सांस किस किस रास्ते से होता जाता है। तो हम पहले बताए थे नासा मार्ग या नासा छिद्र, नासा कपाट, देखिए नासा द्वार या नासा छिद्र, क्या बोलते हैं, नासा द्वार या नासा छिद्र, इस छेद को। उसके बाद क्या बोलते हैं, नासा कपाट या नासा मार्ग। ठीक, और उसके बाद अंदर जाएगा ग्रसनी में, ग्रसनी से कहाँ जाएगा, ग्रसनी से स्वर यंत्र, स्वर यंत्र से ट्रेकिया यानी श्वास नली, श्वास नली से श्वसनी, और फिर श्वसनी से श्वसनिकाएं, और फिर कुपिका है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, नासा द्वार यानी इस छेद से जाएगा, फिर कंठ सीधा यहाँ पहुंचा दिया। देखिए ना, कंठ मतलब बोलने वाला जो स्वर यंत्र है ना, उसी को बोलता है कंठ। ग्रसनी, उसके बाद ऊपरा ला रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, श्वास नली, अब फिर नीचे ले जा रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, फेफड़ा, अब नीचे ले गया फेफड़ा में। तो ये बताइए ना, ये गलती है ना, कैसे कि जिग जाग सीमा पे मोशन करा दे रहा है उस सांस को जिग जाग, तो ये गलत है। नासा मार्ग और नासा मार्ग यानी कि यहाँ पे सीधा ले आया इस मार्ग में, उसके बाद नासा द्वार यानी पहले नाक में गया सांस, उसके बाद इस छेद से प्रवेश किया, कहा नहीं, तो ये भी क्या है, गलत है। ठीक, अब देखिए अब क्या आया, कंठ। ठीक, तो मान लीजिए स्वर यंत्र को कंठ बोलते हैं। कंठ के बाद नासा द्वार, फिर ऊपर आया का, यहाँ से फिर सांस ऊपर आता है का, हम सांस जब लेते हैं तो सांस यहाँ से फिर ऊपर आता है, नहीं आता है, अंदर जाता है, तो इसके नीचे फेफड़ा में फिर चला जाता है, तो कंठ वाला भी गलत है। पहले कंठ से फिर नासा द्वार गलत है। ठीक, अब देखिए नासा द्वार यानी इस छेद से जाएगा, ग्रसनी इस ग्रसनी में आएगा, उसके बाद कंठ होता है, सही है। उसके बाद श्वास नली, कंठ के बाद श्वास नली यानी ट्रेकिया, उसके बाद क्या होता है, कुपिकाएं होती है फेफड़ों। तो ये क्या है, सही है। कहाँ है सही है, देखिए हम बताए थे ना, नासा द्वार या नासा छिद्र, उसके बाद क्या होता है, नासा कपाट, उसके बाद फेरिंग्स किसको बोलते हैं, ग्रसनी को, लैरिंग्स किसको बोलते हैं, कंठ को या स्वर यंत्र को, ट्रेकिया यानी श्वास नली को ट्रेकिया बोलते हैं। एल्वियोली को क्या बोलते हैं, कुपिकाएं होती हैं जो, उसको एल्वियोली बोलते हैं। तो ये सही है। ठीक, अब देखिए ये आपका एमसीक्यू खत्म होता है बायोलॉजी का। ठीक, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि ये मॉडल पेपर से भी है और पिछले पेपर से भी मैच करता है। ठीक, अब देखिए आहार नाल का चित्र, अब क्वेश्चन देगा कि आहार नाल का चित्र बनाइए तथा इसका वर्णन कीजिए। तो आहार नाल क्या होता है बाबू, मुंह से बनाना है, मुंह से और गुदा द्वार तक कहाँ तक, एनस तक। ठीक, तो एनस तक यानी बीच में क्या क्या आ जाएगा, मुंह, ग्रसनी, मुख, गुहा वगैरह सारा आते जाएंगे, भोजन नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब बनाना पड़ेगा। ठीक, तो इन सब को बना देंगे तो क्या हो जाएगा, आहार नाल किसको बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलते हैं, मुख से लेकर और गुदा द्वार तक पूरा जो नली होता है उसी को क्या बोलते हैं, आहार नाल। ठीक, तो अब देखिए पाचन तंत्र का कहेगा तब तो लीवर और अग्ना से बनाइएगा, नहीं कहेगा तो बस आहार नाल का इसे बना दीजिएगा, कहाँ से, मुंह से लेकर के और गुदा द्वार तक। ठीक, अब देखिए प्रकाश संश्लेषण को पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। तो देखिए हमको प्रकाश संश्लेषण कराने के लिए क्या क्या चाहिए, देखिए पूछेगा पहले प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो कह दीजिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से, सूर्य के प्रकाश से, कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे द्वारा अपना भोजन बनाना क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। क्या चीज का जरूरत पड़ा बाबू, प्रकाश का जरूरत पड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल यानी पानी का जरूरत पड़ा और क्लोरोफिल का जरूरत पड़ा, इन सबको मिला के क्या बनाते हैं सब पौधे, भोजन, और उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब पूछेगा, अब इसमें क्या लिखना पड़ेगा, अब लिखना पड़ेगा इसकी अभिक्रिया का समीकरण जो हम बताए थे आपको, क्या बताए थे, CO2 +
प्लस H2O इज इक्वल टू C6H12O6 उसके बताए थे ना इसे, तो वो वाला जो समीकरण था वो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक। ये स्क्रीन पे भी आ जाएगा आपके ये समीकरण, तो देख लीजिए, ठीक। उसके बाद ये पूछेगा डार्क रिएक्शन और क्या पूछेगा, लाइट रिएक्शन। तो बाबू डार्क रिएक्शन कब होता है? डार्क रिएक्शन हम बताए थे आपको कि क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में ये सब प्रकाश संश्लेषण वगैरह होता है। तो क्लोरोप्लास्ट को जब खोल के देखेंगे ना, तो उसमें खोल के देखेंगे तो खंभा खंभा जैसे ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा। तो उस खंभा में जब होता है तब बोलते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। और खंभा के अलावा जितना खाली जगह आपको दिख रहा है ना, उसमें अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डार्क रिएक्शन, यानी अप्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक। तो देखिए प्रकाश की उपस्थिति में कहाँ हुआ, इस खंभे खंभे टाइप में, खंभे खंभे टाइप को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेनम, ग्रेनम बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं इसको, ठीक। अब ग्रेनम में या थैलेकाइंड भी बोल सकता है, थैलेकाइंड इसकी इकाई होती है, बस समझिए थैलेकाइंड या ग्रेनम बोल सकता है। तो थैलेकाइंड या ग्रेनम में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है बाबू, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में और कहीं भी रिएक्शन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन। तो देखिए पौधे द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाना क्या होता है, उसके ग्रेनम में होता है। और उसके बाद जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी, जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी वो क्या होगा, वो सब किस में होगा, उस खाली स्थान में होगा, ठीक। उस खाली स्थान में होगा, समझ में आया। तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, खाली स्थान को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। तो समझ में आ गया, ये होता है डार्क रिएक्शन। अब देखिए पौधे दिन में CO2 लेते हैं और रात को ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्यों क्यों बाबू, सॉरी, पौधे दिन में CO2 लेते हैं और रात को ऑक्सीजन लेते हैं, क्यों, आखिर क्यों ऑक्सीजन रात को लेते हैं? कहते हैं ना कि बाबू रात को पेड़ के नीचे न सोना, काहे नहीं सोना। देखिए क्या करते हैं पौधे सब, रात को ऑक्सीजन लेते हैं, काहे, दिन में भोजन बनाए होते हैं सब, किससे, CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से। हम जब भोजन कर लेते हैं उसको ऊर्जा में बदलने का जरूरत पड़ता है ना, तभी तो हम काम कर रहे हैं, ऐसे कर नहीं पाएंगे। तो पौधा को भी ऊर्जा चाहिए बाबू, चाहिए ना। तो अब क्या करेगा पौधा, दिन में तो भोजन बना लिया, अब रात को काहे ऑक्सीजन लेगा, श्वसन करना है उसको भी श्वसन करना होता है। तो ऑक्सीजन ले करके और श्वसन करता है, तो वो श्वसन करता है तो उससे उसको ऊर्जा मिलती है। इसलिए पौधे जो हैं रात के समय ऑक्सीजन लेते हैं और दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया, तो मतलब रात में श्वसन करते हैं, समझ में आया, इसलिए ऑक्सीजन लेते हैं। मछली जल से बाहर निकलते ही क्यों मर जाती है? देखिए मछली जल से बाहर, पानी से बाहर जैसे निकालते हैं छटपटा के मर जाती है, काहे से कि उसका जो गलफड़ होता है, वहाँ गलफड़ जिसको क्लोम बोलते हैं, वहाँ तक पूरा उसके धमनी सिरा वगैरह आए रहते हैं सब ऑक्सीजन को ले जाने के लिए। अब देखिए क्या होता है, मछली जैसे सांस लेती है पानी में, तो पानी में तो सांस लेगी तो ठीक रहेगा, कैसे कि उसका क्लोम जो होता है, गलफड़ जो होता है, किताब के पन्ने के टाइप का, इसे एकदम एक पे एक रहता है, एक पे एक रहेगा। अब क्या होगा, जैसे पानी में लेगी तब तो बाबू फूलेगा और खुलेगा, उसमें से पानी में जो ऑक्सीजन है उसको खींच लेगी मछली। लेकिन जैसे बाहर निकालेंगे ना, उसका पेजवा जो है क्लोम का, गलफड़ का, चिपक जाएगा, एक में एक चिपक जाता है। वो सांसिया खींचेगी अंदर, वह ही नहीं करेगा। अब जब अंदर जब ही नहीं करेगा, ऑक्सीजन उसको मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए मछली जो है पानी से निकालते ही मर जाती है। कैसे कि उसके गलफड़ के जो वो पृष्ठ टाइप के होते हैं, पेज टाइप के होते हैं, किताब के पन्ने के टाइप के होते हैं, वो क्या होते हैं, चिपक जाते हैं एक में एक, तब ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाता है, इसलिए मछली मर जाती है पानी से बाहर निकालते ही। अब देखिए प्लेटलेट्स ना हो तो क्या होगा, अब देखिए ना, प्लेटलेट्स ना हो तो क्या होगा, मानव शरीर में अगर प्लेटलेट्स ना हो, प्लेटलेट्स क्या होता है, खून में होता है, रक्त में होता है। रक्त में एक कोशिका होता है, जैसे RBC होता है, WBC होता है और प्लेटलेट्स होता है, यानी 3 बताए थे। और प्लाज्मा जो होता है इन सबको घोल के रखता है। अब देखिए प्लेटलेट्स अगर नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा हमारे शरीर पे, प्लेटलेट्स नहीं होगा, कहीं कट पिट जाएगा बाबू तो थक्का नहीं बनेगा, बस सारा खून बाहर ही निकल जाएगा। जब बाहर ही निकल जाएगा तो हम मर जाएंगे, कैसे कि ऑक्सीजन ले जाने वाला कौन रहबे नहीं करेगा, भोजन ले जाने वाला कौन रहबे नहीं करेगा, तो कौन ले जाएगा, ठीक। तो इसलिए हम मर जाएंगे। तो प्लेटलेट्स ना रहने की वजह से क्या होता है, खून का थक्का नहीं बनता है, इसलिए रक्तस्राव ज़्यादा होता है। रक्तस्राव मतलब खून जो है ज़्यादा बहने लगता है, यही होता है प्लेटलेट्स ना होने की वजह से, ठीक। प्लेटलेट्स ना हो तो यही होगा। अब श्वसन की अभिक्रिया में आपको सब तैयार करना पड़ेगा। श्वसन की अभिक्रिया में क्या क्या तैयार करना पड़ेगा, श्वसन की अभिक्रिया में जो C6H
H12O6 है उसको पायरुविक अम्ल में तोड़ रहे थे। उसके बाद पायरुविक अम्ल से 3 टाइप में तोड़ रहे थे। एक तो वायवीय श्वसन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल निकलता है और उसके बाद ATP के रूप में ऊर्जा निकलता है, ठीक। और उसके बाद अवायवीय श्वसन 2 टाइप का होता है। अवायवीय श्वसन एगो ईस्ट में होता है, एगो मनुष्य के किस में होता है, मनुष्य के मांसपेशियों में होता है। ईस्ट में होता है तो उसमें क्या बनता है, एथिल एल्कोहल बनता है। और मनुष्य में होता है तो मनुष्य के मांसपेशियों में जब होता है तो क्या बनता है बाबू, लैक्टिक अम्ल बनता है। तो इन सब अभिक्रिया को आपको तैयार करना पड़ेगा। ये अभिक्रिया पूछ सकता है, पूछ देगा, लगभग 50% इसके आने के चांस है, ठीक। अब देखिए ये श्वसन की अभिक्रिया याद कर लीजिएगा आप, हम आपको स्क्रीन पे भी इसको दे देंगे। उत्सर्जन तंत्र का वर्णन कीजिए। उत्सर्जन तंत्र का वर्णन क्या करेंगे, देखिए उत्सर्जन तंत्र का जब वर्णन करने के लिए आएगा ना तो स्किन का वर्णन कर दीजिएगा कि स्किन से पसीना निकलता है। नाक का नहीं कीजिएगा, कहाँ से कि नाक से कोई उत्सर्जी पदार्थ नहीं निकलता है, नाक से उत्सर्जी पदार्थ नहीं निकलता है। जो निकलता है फेफड़े से, बलगम निकलेगा, खेखार निकलेगा, जिसको बलगम बोलते हैं, वो किससे निकलेगा, फेफड़ा से। और कहते हैं कि पोटा नाक से निकलता है, तो पोटा जो होता है वो भी बलगम ही होता है एक टाइप का। तो बलगम जो होता है किससे निकलेगा, फेफड़ा से। और फेफड़ा से निकलेगा तो फेफड़ा उत्सर्जन का काम करता है, हमारा स्किन उत्सर्जन का काम करता है, किडनी उत्सर्जन का काम करती है, बड़ी आंत उत्सर्जन का काम करती है। तो इन सब के बारे में लिख दीजिएगा। और किडनी के नेफ्रॉन के बारे में, नेफ्रॉन में पहले क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है। क्या होता है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में क्या होता है, रक्त पूरा छना जाता है, पूरा छना जाता है, बस उसमें खून बचता है। और उस क्रिया को क्या बोलते हैं, परानिसेंदर। ग्लोमेरुलस में क्या होता है, जो गुच्छा टाइप का नसवा बना होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ये जो साइड साइड ऐसे कप टाइप का रहता है इसको क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल। तो समझ में आ गया। तो ये होता है नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन में पहले यहाँ पे ग्लोमेरुलस के पास पूरा रक्त छना जाता है, कार्बन और सारा निकल जाता है, ग्लूकोज वगैरह सब। तो रक्त खिसिया जाता है, जाके फिर से नलिकाकार भाग में फिर से सारा जितना उपयोगी पदार्थ होता है खींच लेता है और अपना भोजन बना लेता है। समझ में आया, अपना मतलब पौष्टिक पदार्थ ले लेता है वापस, सॉरी, ठीक, अपना पौष्टिक पदार्थ वापस ले लेता है। तो ये होता है उत्सर्जन तंत्र का कार्य। तो इसके बारे में सारा वर्णन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको किडनी का चित्र बनाना पड़ेगा, नेफ्रॉन का चित्र बनाना पड़ेगा, बना दीजिएगा, ठीक। अब देखिए अब क्या होता है, पाचन। पाचन के बारे में पूरा वर्णन करने के लिए कहेगा कि पाचन क्या होता है, पूरा चरण समझाइए। तो पहले क्या होता है, पहले मुंह में थूर कुछ करते हैं दांत से। उसके बाद क्या होता है, लार मिलता है। लार में कौन कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज, टाइलिन और क्या होता है, लाइसोजाइम। इन सब के बारे में वर्णन कर दीजिएगा कि एमाइलेज और टाइलिन जो होता है ये क्या करता है, ग्लूकोज का पाचन करता है। और जो क्या होता है, एक लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम जो होता है कीटाणुओं को मार देता है। उसके बाद भोजन धीरे धीरे क्रमानुकुचन क्रिया द्वारा कहाँ से, भोजन नली से चली जाती है। क्रमानुकुचन मतलब ऐसे सांप के जैसे भोजन चला जाता है। कहाँ, अमाशय में। अमाशय में जठर रस निकलता है। जठर रस, गैस्ट्रिक जूस जिसको बोलते हैं, उसमें क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एमाइलेज, पेप्सिन वगैरह रहते हैं सब। तो उन सब का वर्णन कर दीजिएगा। उसके बाद अग्नाशय से निकलने वाले रस का, उसके बाद पित्त रस का, यानी लीवर से जो निकलता है पित्त रस। छोटी आंत में कैसे भोजन पचता है, अवशोषित कैसे होता है। उसके बाद क्या कहाँ चला जाता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में पानी का अवशोषण हो जाता है, उसके बाद लैटिन के रूप में निकल जाता है। ये सब बता दीजिएगा। बस ये क्या हो जाएगा, पाचन का वर्णन हो जाएगा। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। तो पूछेगा स्वांगीकरण क्या होता है। देखिए स्वांगीकरण क्या होता है, भोजन का अवशोषित होने के बाद पूरे सारी कोशिकाओं में मिलना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। नहीं समझ में आया, जैसे भोजन को हम क्या किए थे, छोटी आंत में पचा दिए थे पूरा, उसमें से जो पौष्टिक पदार्थ था खींच लिए थे। और रक्त जो है क्या कर रहा था, रक्त ढो ढो के ले जाके पूरा कोशिका में मिला दिया, पूरा कोशिका को बांट दिया। तो ये बांटना क्या है, रक्त जो है पूरा कोशिका को, हमारे शरीर के पूरे कोशिका को क्या भोजन बांट दिया। तो ये बांटना क्या है, स्वांगीकरण है, एसिमिलेशन है। तो कह दीजिएगा कि भोजन का शरीर की कोशिकाओं में, सभी कोशिकाओं में मिलना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन कहलाता है। खत्म बात स्वांगीकरण का, ठीक। अब देखिए हृदय का चित्र और रक्त प्रवाह की दिशा। तो हृदय का चित्र बना दीजिएगा। क्या क्या बनाएंगे, महाशिरा, महाधमनी, उसके बाद लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी धमनी। खत्म बात। उसके बाद डाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व बना दीजिएगा, वेन्स वाल्व बना दीजिएगा और आर्टरीज वाल्व बना दीजिएगा। हो जाएगा। मतलब कि
सिरा का वाल्व बना दीजिएगा और धमनी का वाल्व बना दीजिएगा। और उसके बाद क्या होगा, रक्त प्रवाह की दिशा, रक्त प्रवाह की दिशा हम बताए थे ना पहले, कहाँ, महाशिरा में। महाशिरा से कहाँ आता है, दाहिना अलिंद यानी राइट आर्टरियम, उसके बाद राइट वेंट्रिकल मतलब कि दाहिना निलय। उसके बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद जाएगा किससे, पल्मोनरी धमनी से। पल्मोनरी धमनी से कहा जाएगा, फेफड़ा में। पल्मोनरी धमनी से फेफड़ा में, फेफड़ा से पल्मोनरी शिरा द्वारा आता है। पल्मोनरी शिरा द्वारा आता है कहाँ, लेफ्ट आर्टरियम यानी किसमें, बायां अलिंद में। फिर राइट आर्टरियम यानी बायां निलय में। बायां निलय से फिर महाधमनी द्वारा पूरे शरीर। तो ये होता है रक्त के प्रवाह की दिशा। तो इसको बता देंगे तो हो जाएगा। यही सब आएगा इस चैप्टर से, ठीक। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, हृदय का चित्र और रक्त प्रवाह की दिशा पक्का आना चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या होगा, मृत्युजीवी। मृत्युजीवी पोषण क्या कहलाता है, मृत्युजीवी पोषण कैसे होता है, ठीक। मृत्युजीवी पोषण पे प्रकाश डालिए, आ सकता है। तो देखिए मृत्युपजीवी पोषण कैसे होता है। मृत्युपजीवी पोषण जो होता है, मृत जीवों से, सड़े गले जीवों से अपना भोजन ग्रहण करना मृत्युपजीवी पोषण कहलाता है। अब मृत्युपजीवी पोषण में क्या क्या आएगा, कुकुरमुत्ता आएगा। कुकुरमुत्ता को मशरूम बोलते हैं। मशरूम अपना पोषण कैसे करता है, जैसे पेड़ और सड़ जाता है ना तो उस पर जम जाता है, उससे अपना पोषण लेके सारा काम करता रहता है। तो ये कैसे करता है जानते हैं, क्या करता है, अपने अंदर से माइलेज एंजाइम उस पर छिड़क देगा पेड़ पौधे पे और वो पचा देगा, बहरिए पच जाएगा। एंजाइम क्या करता है, पचाने का काम करता है। बस फेंक देगा बहरिए पेड़ पे, एंजाइम पच जाएगा, बस खींच लेगा, जितना उपयोगी पदार्थ होगा खींच लेगा, हो गया उसका पोषण। और उत्सर्जी पदार्थ तो वैसे भी वहीं पे रह गया, तो उत्सर्जी पदार्थ उसमें होता ही नहीं है, तो बस जो काम का पदार्थ होता है उसको खींच लेता है, उसका पोषण हो जाता है। तो यही लिख देंगे तो हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या होता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इस तथ्य की पुष्टि कीजिए। तो क्या करेंगे, देखिए दोहरा परिसंचरण तंत्र किस तंत्र को बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र मतलब जिसमें कुछ बहेगा, जो कुछ चीज का ट्रांसपोर्ट करेगा उसको क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र। जैसे रक्त, ब्लड, ठीक। तो ब्लड जो है, खून जो है, परिसंचरण तंत्र में आता है। तो अब देखिए दोहरा परिसंचरण तंत्र का क्या मतलब है, जब ब्लड कहाँ आता है, 2 बार हृदय में आता है, 2 बार दिल में आता है, 2 बार हार्ट में आता है, तो उसको बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। जब एक बार आएगा तो एक बार परिसंचरण तंत्र मतलब कि एकल परिसंचरण तंत्र बोल सकते हैं, ठीक। तो देखिए हमारे शरीर में पहले तो पूरे शरीर से आधा हृदय में आता है, आधा हृदय से कहाँ चला जाता है, फेफड़ा, फेफड़ा से फिर आधा वाला में आता है, अब फिर उसके बाद पूरा शरीर। तो यानी 2 बार आता है हृदय में, और 2 बार आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्या बोलते हैं बाबू, दोहरा परिसंचरण तंत्र। समझ में आ गया। अब मछली में जो होता है 2 कोष्ठ का हृदय ही होता है, 2 प्रकोष्ठ, 2 कमरे का, 2 चेम्बर का हृदय ही होता है। एगो बस ब्लड को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, एगो पंप करेगा, एगो ले लेगा, एगो फिचाक से मार देगा, चला गया बाहर, ठीक। बस 2 ही प्रकोष्ठ का हृदय होता है। मेढक में 3 प्रकोष्ठ का होता है, मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ का होता है, ठीक। तो समझ में आ गया। तो ये होता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो आशा है कि आपको ये सब समझ में आएगा। अब आपका इस चैप्टर का MCQ और सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आप अपना सारा क्वेश्चन दोहरा लीजिएगा, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हम ये इसमें कराए हैं, ठीक। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको भी पढ़िएगा, ये नहीं कि नहीं पढ़िएगा, ये सारा जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर के साथ, उसमें MCQ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।